रतन टाटा जी भारतीय उद्योग के एक महान नेता हैं जिन्होंने अपने कार्यों से न केवल टाटा समूह को बल्कि भारतीय उद्योग को भी नई दिशा दी है। दुख की बात है आज 10 अक्टूबर 2024 को उनकी देहांत हो गई है। भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। उनकी दृष्टि, नेतृत्व और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व बनाते हैं। आज भी वे एक युवा के लिए, उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पर आप में से जो लोग उनको नहीं जानते हैं, आप लोगों के लिए मैं उनके जीवन की वो पहलू और उनके जीवन का वो कर्म आपके सामने लाया हूँ। थोड़े थोड़े शब्दों में आप तक पहुँचाने का काम करूँगा ताकि आप समझ पाओ कि 86 साल जीने वाले ये भारतीय उद्योगपति अपने जीवन में कितनी बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त की है। और इनका मैं शुरुआत इस वीडियो में करूंगा इनके प्रारंभिक जीवन से लेकर के अब तक की इनकी कहानी को, जिसमें इनकी सारी उपलब्धियों को डिटेल में आपको बताने का शुरुआत करूंगा। तो शांति से दोस्त, रतन टाटा जी के उनके कर्मों के जो टाटा ग्रुप में रहते हुए किया और जो उन्होंने पढ़ाई की और जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने कैरियर में किया, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रतन टाटा के प्रारंभिक जीवन से। आप ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे और उससे सीखने का प्रयास करेंगे। रतन टाटा का जन्म जो है 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, भारत में हुआ था। उनके पिता नरवल टाटा और उनकी मां सोनी टाटा ऑलरेडी एक उद्योगपति परिवार से है, यानी रतन टाटा उद्योगपति परिवार से ही संबंधित थे। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा किया गया था, जो कि रतन टाटा के दादाजी थे। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई। ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए वो अमेरिका के विश्वविद्यालय में गए और वहाँ उन्होंने 1962 में आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया। ये उनकी प्रारंभिक जीवन थी। व्यावसायिक कैरियर की बात करेंगे तो रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप में प्रवेश किया पहली बार। शुरुआत में उन्होंने टाटा ग्रुप के विभिन्न उपक्रमों में काम किया, अलग अलग जो ब्रांचेस थे, लेकिन 1991 में उन्हें टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1991 में उनके कार्यकाल के दौरान टाटा ग्रुप ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लॉन्च किया और वैश्विक स्तर पर उपलब्धि पाई। उनकी इन्हीं उपलब्धियों में बहुत सारे उपलब्धि शामिल है। मैं बारी बारी से आपको उपलब्धियाँ बताता हूँ। पहला उपलब्धि है, उन्होंने टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर तक विस्तार किया, यानी विविधीकरण। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को कई क्षेत्रों में विस्तारित किया, जैसे कि टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर। ये जो TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसका एग्ज़ाम भी भारत में मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये करवाते भी है और वर्ल्ड में तीसरा स्थान है इसका, TCS का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वैश्विक स्तर पर इनकी कई सारी परियोजना जो है लॉन्च हुई। दूसरी इनकी उपलब्धि थी जब इन्होंने टाटा नैनो लॉन्च किया, क्योंकि उस समय की सबसे सस्ती कार थी टाटा नैनो। इसको 2008 में टाटा मोटर्स द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य मिडिल परिवार, जो भारतीय परिवार हैं, उनको एक सुरक्षित और किफ़ायती परिवहन विकल्प प्रदान करना था। यही इसका मेन लक्ष्य था। इसकी अगर विकास की प्रक्रिया की बात करेंगे तो इसका विजन था, रतन टाटा का सपना, कि वे एक ऐसी कार विकसित करें जिसे एक 4 सदस्यीय परिवार आसानी से खरीद सके। यह विचार तब आया जब उन्होंने देखा कि कई परिवार अपनी मोटरसाइकिलों पर यात्रा करते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है, जहाँ 3-3, 4-4, 5 एक मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे हैं। इसी को देखते उन्होंने एक सस्ती कार डिज़ाइन किया, जिसमें एक 4 सदस्यीय परिवार आराम से सस्ते दामों में उस कार को खरीद सकता है। डिज़ाइन और इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो नैनो का डिज़ाइन इटली के डिज़ाइन फॉर IDEA इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था। इसे छोटी और हल्की बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे कि उत्पादन लागत कम हो सके और इसका आकार भी कॉम्पैक्ट रखा गया था ताकि इसे शहरी परिवेश में आसानी से चलाया जा सके। कीमत की बात करेंगे, नैनो की शुरुआती कीमत लगभग 1 लाख रुपये, लगभग $2500 में, अगर हम डॉलर में बताएं तो 1 लाख रुपये के करीब इसकी मात्र कीमत है। यह मूल्य इसे भारतीय बाजार में एक अनोखा विकल्प बनाता था। अगली इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है जैगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी बड़ी कारों को अपने अधिग्रहण करना। जैगुआर और लैंड रोवर ब्रिटेन की प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जिन्हें अपनी प्रीमियम और लग्जरी कारों के लिए जाना जाता है। इनका अधिग्रहण टाटा ग्रुप द्वारा टाटा मोटर्स के तहत किया गया, जिससे कंपनी ने वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत किया। अब आप सोचेंगे कि ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी ये जैगुआर और लैंड रोवर कैसे टाटा के अंतर्गत आने लगी।
संकट का समय शुरू होता है दोस्तों 2000 के ईस्वी के आसपास। उसी दशक में के अंत में जैगुआर और लैंड रोवर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने 1989 में जैगुआर और 2000 ईस्वी में लैंड रोवर का अधिग्रहण किया था, लेकिन वैश्विक मंदी के चलते इन ब्रांडों की बिक्री में गिरावट आ गई जब इसे फोर्ड ने अपने अंडर लिया था। टाटा की रुचि बढ़ी 2008 में। टाटा मोटर्स ने इन दो ब्रांडों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की 2008 में। 26 मार्च 2008 को टाटा ग्रुप्स ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण करने की घोषणा किया। लेन देन की राशि की अगर बात करेंगे, इस अधिग्रहण की कुल राशि लगभग $2.3 बिलियन यानी लगभग 9200 करोड़ रुपये थे और यह टाटा ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इससे उन्हें वैश्विक लग्जरी कार बाजार में प्रवेश मिला। इसके बाद से टाटा ने लैंड रोवर और जैगुआर की इतनी क्वालिटीज़ बढ़ाई, इतने मॉडल्स बढ़ाए कि ग्राहकों के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली। और टाटा ग्रुप द्वारा जैगुआर और लैंड रोवर का यह अधिग्रहण न केवल कंपनी के लिए बल्कि भारतीय उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया और भारतीय उद्यमिता की क्षमता को साबित किया। और ऐसा नहीं है कि रतन टाटा ने सिर्फ अपनी कंपनी पर ही ध्यान दिया और उसी के लिए किया। इन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी को भी अपने व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए कई पहलों की शुरुआत की और यही उनको महान बनाता है और भी उद्योगपति से अलग बनाता है। कैसे उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य ग्रामीण विकास के लिए खुद को समर्पित किया, आइए देखते हैं। रतन टाटा ने पहला शिक्षा का जो संस्थान खोला उसका नाम है टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। इस संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो सामाजिक विज्ञान, समाज सेवा और अनुसंधान में अग्रणी है। स्कूलों की स्थापना की बात करें, टाटा ग्रुप्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्कूल की स्थापना की जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य के फील्ड में भी टाटा ने बहुत काम किया, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल यह अस्पताल कैंसर उपचार के लिए जाना जाता है और रतन टाटा ने इसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाटा ट्रस्ट की बात करेंगे, ये ट्रस्ट विभिन्न स्वास्थ्य पहलों को समर्थन देते हैं जैसे मातृ स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे, तो और भी बहुत सारे ट्रस्ट बनाए गए हैं जो टाटा द्वारा ही चलाया जाता है। ग्रामीण विकास में इनकी एक बहुत बड़ी योगदान रही है जिसमें इस टाटा समर्पण पहल की उन्होंने शुरुआत किया। इस पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, जल प्रबंधन और कृषि विकास पर काम किया गया। कृषि विकास कार्यक्रम को देखते हुए टाटा ग्रुप ने किसानों को उन्नत तकनीक, बीज और प्रशिक्षण प्रदान करके कृषि उत्पादकता में बढ़ाने में मदद की। यानी ग्रामीण विकास में भी इनका एक ज़बरदस्त योगदान। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी इन्होंने कई सारे कार्यक्रम शुरू किए। स्वयं सहायता समूह एक बहुत ही बड़े लेवल पर ये काम करता है। स्वयं सहायता समूह, टाटा ने महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। शिल्प विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं की पारंपरिक शिल्पों के लिए प्रशिक्षण दिया गया जिससे उनकी आजीविका में सुधार हुआ। पर्यावरण के फील्ड में भी हरित पहल यानी टाटा ग्रुप ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई पहलों की शुरुआत की जैसे वृक्षारोपण अभियान, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम। रतन टाटा की दृष्टि और नेतृत्व ने न केवल टाटा ग्रुप को एक सफल व्यवसाय बनाया बल्कि उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी सामाजिक जिम्मेदारी की पहल आज भी कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है और इसी के दृष्टिकोण से मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाया कि ताकि इनके जीवन से कुछ चीज़ें आप भी सीख सकें कि इन्होंने जब भी डिसीजन लिया वो हमेशा बेटर हुआ और वैश्विक लेवल पर सफल हुआ। इन्होंने जो भी डिसीजन लिए वो न सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बल्कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, औरत की स्वतंत्रता, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता, उनको महिला सशक्तिकरण, इन सब चीज़ों पर यानी सामाजिक और अपने व्यावसायिक दोनों कार्यों में ज़बरदस्त सफलता हासिल किया इन्होंने। अब जाहिर सी बात है इतनी सफलता के बाद इन्हें सम्मान और पुरस्कार कैसे ना मिलता। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें पद्म भूषण 2008 और पद्म विभूषण 2000 ईस्वी में जैसे उच्च सम्मान प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा भी मान्यता प्राप्त हुई। इनका व्यक्तिगत जीवन की बात करेंगे तो इनकी व्यक्तिगत जीवन काफ़ी साधारण है। उन्होंने शादी नहीं की और उनके कोई बच्चे नहीं हैं। वो पशुओं के प्रति अपने प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं और अपने खाली समय में यात्रा करना काफ़ी पसंद करते थे। रतन टाटा भारतीय उद्योग के एक महान नेता हैं जिन्होंने अपने कार्यों से न केवल टाटा समूह को बल्कि भारतीय उद्योग को भी नई दिशा दी है। उनकी दृष्टि, नेतृत्व, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व बनाते हैं। आज भी वे युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।